स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें स्टडी करनी है टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले एक्सरे को जान लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे कैसा होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के लिए आप सभी जानते हो कि जब भी कोई हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन किसी मेटल पे गिराया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, तो वहाँ से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। हालांकि 99% चीज़ें जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन 1% एक्सरे वहाँ से प्रोडक्शन होता है। तो ये देखिए, व्हेन हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक ऑन मेटल टारगेट देन इट विल प्रोड्यूस एक्सरे। और बेसिकली जो एक्सरे का वेवलेंथ है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो जो एनालिटिकल पर्पज से हम यूज़ करते हैं वो 0.7 से 2 एंगस्ट्रॉम की रेंज होती है, लेकिन एक्सरे की जो टोटल रेंज होती है वो 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम तक एक्सरेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल पर्पज यानी कि हम एनालिसिस में इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जब भी किसी सैंपल की क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होगी तो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जैसा नाम से लग रहा है, क्रिस्टल क्या होते हैं, जैसा आप सभी जानते हो कि जब भी एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस का रेगुलर वे में अरेंजमेंट होगा दैट्स कॉल्ड क्रिस्टल, और जहाँ पे इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो कहलाते हैं एमॉर्फस। तो एमॉर्फस सैंपल के लिए नहीं होता है। ग्राफिक्स का मतलब होता है प्रिंटिंग, मतलब उसकी इमेज को निकाल देना। तो एक्सरे के थ्रू हम किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। और यहाँ पे जब भी कोई सेल की बात होती है, जैसा आपने 12th में साइंस में केमिस्ट्री में बोहर्स थ्योरी पढ़ी होगी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 4 सेल होते हैं K, L, M, N, और यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है 2, 8, 18, 32, और वो 2n² से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक होगा तो इस जगह का जो K सेल का इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएगा एक्सरे के फॉर्म में, और अदर सेल L, M, N से इसकी फुलफिल करने के लिए आते हैं। तो जब हमें एनर्जी ऑफ एक्सरे, जो एक्सरे आ रही है उसकी एनर्जी को चेक करना है, तो हम एनर्जी ऑफ L सेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एनर्जी ऑफ K सेल इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया है। तो जो बच्चे सब्जेक्टिव एग्जाम्स में इस समय एनालिसिस में लिखने वाले हैं, तो ये चीज़ें प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में आप लिख के बना सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट एक्सरे मेथड। देखिए एक्सरे मेथड्स 3 टाइप से हैं बेसिकली। अगर हम XRD की बात करें, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेथड और एक्सरे फ्लोरोसेंस मेथड। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट एक्सरेज है ये गिराई जा रही है किस पे, सैंपल के ऊपर से पास कराई जा रही है। अब सैंपल के ऊपर कोई भी एक्सरे पास कराई जाएगी तो यहाँ पे कई कंडीशन में एक्सरे मूव करेगा। एक तो डिफ्रैक्ट हो जाएगा, लाइन से डेविएट हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा, ट्रांसमिट हो जाना कि आई और वापस आगे निकल गई। तीसरा, फ्लोरोसेंस रेडिएशन। फ्लोरोसेंस क्या होता है, जैसे आप कोई भी लोअर बॉटम में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और उसे हाई एनर्जी टॉप बॉटम पे एनर्जी मिलती है, तो जब वो हाई पैकेट एनर्जी के साथ नीचे आती है तो ट्रिपलेट स्टेट के पास वो फ्लोरोसेंस शो करती है। तो वहाँ पे वो एक चमक देती है, चमक के साथ निकलेगी, तो वो फ्लोरोसेंस रेडिएशन है। और कुछ एक्सरे इस सैंपल के बीच में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन एक्सरे रेडिएशन। तो यहाँ पे 3 टाइप है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जो कि सबसे कॉमन मेथड है और यही आपके सिलेबस में मेंशन है। जब भी आप आगे देखेंगे तो सिर्फ इसी मेथड को लेके हमें आगे बढ़ना है। बाकी दोनों लीस्ट यूज होते हैं, कम से कम यूज होते हैं, और ये आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के लिए हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड को ही आगे पढ़ना है। और इसमें हम आगे देखेंगे ब्रैग इक्वेशन, रोटेटिंग क्रिस्टल्स मेथड, क्या क्या चीज़ें हैं, और इनको बहुत ही क्विक रिवीजन चलेगी। और क्विक रिवीजन के तहत हम ये देखेंगे कि सब्जेक्टिव में कैसे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। डिस्कस करेंगे ब्रैग्स लॉ के बारे में और डिस्कस करेंगे एक्सरे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सरे इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे सिस्टम होता है जिससे आपकी एनालिसिस सैंपल की हो पाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में ये देखिए, ये एक ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा, और यहाँ पे एक कैथोड बनाया गया है, वायर केबल को हाई वोल्टेज से जोड़ा गया है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये जनरली एल्युमिनियम
के यूज़ होते हैं। और यहाँ पे एक प्लेट लगाई गई है, कॉपर की हो सकती है, निकल की हो सकती है। तो इस प्लेट को यूज़ किया जा रहा है एज ए एनोड। ये एक मेटल टारगेट है, जैसा आपने बताया था कि कभी भी हाई स्पीड हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया जाता है मेटल प्लेट्स पे, और देन यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है एक्स रेज का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बमबारी हो रही है, उससे जो एक्स रेज निकल रही हैं, फर्दर ये पास की जाती हैं कॉलीमेटर से। कॉलीमेटर दो ये प्लेट्स हैं जिनके बीच से इस किरण को निकाली जाती है, जो कि नैरो कर देती हैं इस एक्सरेज को। फर्दर ये एक्सरेज मोनोक्रोमेटर की तरफ है। मोनोक्रोमेटर से पास होने पर, क्योंकि मोनोक्रोमेटर क्या करता है, जो अनवांटेड रेडिएशंस होंगी उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ से पास होगी एक्सरेज। जिस पर्टिकुलर एक्सरेज की ज़रूरत होगी, सपोज दैट हमें 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम की एक्सरेज चाहिए, तो वो सैंपल पे पड़ेंगी। ये सैंपल है हमारा जिसकी हमें एनालिसिस करनी है। और फर्दर ये सैंपल यहाँ से पास होता हुआ एक्सरेज जो डिफ्रैक्ट हो रही हैं, ये डिफ्रैक्शन के बाद डिटेक्टर पे जाएंगी और डिटेक्टर से होते हुए एम्पलीफायर से होते हुए, और एक रिकॉर्डर है यहाँ पे जहाँ से ये रिकॉर्ड हो जाएगा पर्टिकुलर सैंपल के लिए। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन को आप ड्रा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में टॉपिक में। नेक्स्ट ब्रैग्स लॉ, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है ब्रैग्स लॉ के बारे में। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, सपोज दैट ये दो प्लेन हैं सैंपल के या क्रिस्टल के, जो भी आपको दिया गया है, और इस दो प्लेन के बीच की जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो d है, स्मॉल d हमने मान लिया है। और यहाँ पे a और b दो एक्सरेज हैं जो इस प्लेन पे आके गिरती हैं, और गिरने के बाद ये देखिए c और d के फॉर्म में यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही हैं, डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो a का एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर हम इस बिंदु को O मान लेते हैं और इस बिंदु को Y, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम होंगी, थीटा होंगी, और यहाँ पे भी जो दोनों एंगल होंगी वो थीटा होंगी। और इस एक्सरेज को जब ये यहाँ पे आके डिफ्रैक्ट हो रही है और ये यहाँ पे आके अगर हम बैक साइड लेंगे, तो इस पॉइंट को हमने x मान लिया है और इस पॉइंट को हमने z माना है। तो AO इज इक्वल टू BX होगा, मतलब जो AO है यहाँ तक की लाइन, ये BX इस लाइन के बराबर होगी। और CO इज इक्वल टू DZ, यानी कि CO, ये जो C से O की दूरी है और DZ की दूरी है, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। क्लियर है, क्योंकि हमने इसका यहाँ पे लिया है और यहाँ से यहाँ तक का x पॉइंट लिया है, ये पॉइंट Z है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ZY अपॉन OI हो जाएगा। ZY इज इक्वल टू OI डॉट साइन थीटा, तो ZY इज इक्वल टू DX साइन थीटा। तो यहाँ पे ZY की बात हो रही है, ये बिंदु, और OI मतलब कि O से Y के लिए ये बिंदु। तो ये आधार और लंब कोण आपने पढ़ा होगा, तो n लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा हो जाएगा, और n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये ब्रैग इक्वेशन के द्वारा दिया गया है, जिसपे पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू आपका एक्स रे टेक्निक में डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू डिपेंडेंट रहता है। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा।